दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट तक। आज मुख्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें महाराष्ट्र और झारखंड सहित जितने भी विधानसभा हैं उनके उपचुनाव की घोषणा कर दी। इनमें असम की 5 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। असम में 13 नवंबर को 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। जी हाँ, ये विधानसभा खाली हो गई क्योंकि इनके जो विधायक थे वे लोकसभा का चुनाव लड़कर जीतकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। अब जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें स्थितियां बड़ी रोचक है। जी हाँ, जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं उसमें सामागुड़ी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रोकिबुल हुसैन जीतकर सांसद बन चुके हैं। बिहाली से जो विधायक थे रंजीत दत्ता भारतीय जनता पार्टी के, वे जीतकर सोनितपुर से सांसद बन चुके हैं। ऐसे ही बंगाईगांव के विधायक फणिभूषण चौधरी जो असम गण परिषद से हैं, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी गठबंधन में है, वे बरपेटा से जीतकर सांसद बन चुके हैं। ऐसे ही धोलाई से जो विधायक थे परिमल शुक्लवैद्य, वे सिलचर से जीतकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। और ऐसे ही बसुमतारी जो सिदली क्षेत्र से थे वे जीतकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा हुई, कई जगह पर प्रार्थियों के नाम, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। कईयों को लेकर आपसी खींचतान जारी है और ये खींचतान भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई दे रही है। खासकर बिहाली क्षेत्र से, जहां से रंजीत दत्ता कई बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वे अब लोकसभा में पहुंच चुके हैं। उनके लोकसभा में जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के खास पूर्व सांसद पल्लव लोचन दास को वहां से टिकट देने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, किंतु पार्टी में उनके नाम पर जो विवाद और बवाल हुआ उसके बाद उनका नाम वहां से हटा दिया गया है। पार्टी दूसरे किसी कैंडिडेट को देने पर विचार कर रही है। यहां से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे जयंत बोरा। जयंत बोरा पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, अब वे पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनकी इच्छा है कि उन्हें यहां से टिकट मिले, किंतु पार्टी उन्हें टिकट देने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस कारण ऐसी खबरें आ रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा भी वहाँ बिहाली में भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचतान है। कई खेमों में पार्टी बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पर कांग्रेस सही उम्मीदवार देती है और विपक्ष अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत टक्कर देने की स्थिति में विपक्ष हो सकता है। ऐसे ही बंगाईगांव की सीट है। बंगाईगांव की सीट पर फणिभूषण चौधरी 1985 से लगातार जीतते आ रहे थे। इस बार उन्हें भेज दिया गया है लोकसभा में। उनकी जगह पर उनकी पत्नी का नाम भी आ रहा है, या अन्य जो भी कैंडिडेट वहाँ पर होगा उस कैंडिडेट को भी कड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि फणिभूषण चौधरी की जो इमेज थी, अगर उनकी पत्नी आती है तो आमतौर पर असम की राजनीति में जो वंशवाद है ये कम ही सफल होता है, या अन्य किसी उम्मीदवार को वहाँ पर लाया जाता है तो ऐसा माना जा रहा है कि फणिभूषण चौधरी का जो खेमा है वो अब वहाँ से किसी अन्य उम्मीदवार को जीतने नहीं देगा। तो ये आपसी जो खींचतान चल रही है भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद में, असम गण परिषद और असम गण परिषद में, यह परिस्थिति विपक्ष के लिए अनुकूल हो सकती है। इसी प्रकार जो अन्य क्षेत्र है जहाँ सिदली है, सिदली में भी जो गठबंधन है, खासकर एनडीए गठबंधन है जिसकी सरकार है, उसमें आपसी खींचतान चल रही है। अब इस खींचतान का कितना लाभ विपक्ष उठा पाएगा ये देखने की बात होगी। धोलाई में परिमल शुक्लवैद्य नहीं है, बावजूद इसके ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ है, किंतु
मुकाबला यहाँ भी देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अन्य जो सामागुड़ी है, सामागुड़ी में भारतीय जनता पार्टी में पूरी ताकत लगा दी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव है दीपलू रंजन, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दीपलू रंजन युवा उम्मीदवार है, उनके खिलाफ रोकीबुल हुसैन के बेटे लड़ रहे हैं। अगर आमतौर पर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो रोकीबुल हुसैन मुसलमानों के वोट पर हमेशा यहाँ पर जीतते रहे हैं, किंतु इस बार माहौल बड़ा कड़ा है। वहाँ पर कड़ी टक्कर दीपलू रंजन वहाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। यह एक चुनौती होगी सांसद रोकीबुल हुसैन के लिए भी, वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बार वहाँ पर बड़ी हिंसा भी देखने को मिल रही है। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा है, अर्धसैनिक बलों को बीच बचाव करना पड़ा है। माहौल गर्मा गया है। इन सब के बीच यह सीट कड़ा मुकाबला देख सकती है। हालांकि इस पर कहीं ना कहीं एडवांटेज कांग्रेस को अभी भी है। तो ये जो 5 सीटें हैं, इनमें रोचक चुनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपचुनाव है, उपचुनाव पर आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी को जो है लाभ मिलता है, किंतु इस बार माहौल थोड़ा अलग नज़र आ रहा है। कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी नज़र आ रही है। स्मार्ट मीटर हो या प्राइस राइज हो या अन्य ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इन चुनाव में हावी होंगे, जो डोमेस्टिक मुद्दे हम जिन्हें कहते हैं। और इन मुद्दों पर अगर सही ढंग से अपने आप को सामने रखकर चुनाव विपक्ष लड़ पाया तो 2 से 3 सीटों पर वो कामयाब भी हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कम कर कर आंकना भी सही नहीं होगा, क्योंकि न सिर्फ उसकी सरकार है बल्कि सारी मशीनरी जो है उसके हाथ में है। और उपचुनाव में साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा करेंगे अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी साख भी दांव पर है। अब देखने की बात होगी कि 20 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, वोट के बाद जो है वोटों की गणना होगी, उसमें ऊंट किस करवट बैठता है। हेमंत विश्व शर्मा इन 5 सीटों को अपने जो अलायंस पार्टनर है उनके साथ बचाने में कामयाब होते हैं। 4 सीटों को माफ़ कीजिएगा, सामागुड़ी की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को तोहफा दे पाते हैं, या फिर वो कुछ सीटें गंवाते हैं। इस पर असम की राजनीति बहुत कुछ निर्भर करेगी। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोग।